Hello friends, now we'll talk about another important topic, that is presentation of data. So already मैंने आपको बताया है कि डेटा क्या होता है और statistics is all about informations. Okay, so statistical data either it's a quantity हो चाहे वो qualitative हो, we need to learn proper arrangement of that, because data itself tell us nothing. जब आप डेटा को प्रॉपरली अरेंज करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, तभी वो उसमें से उसका मीनिंग आप निकाल सकते हो, बता सकते हो. सो उसमें अगर हम बात करें तो देयर आर सेवरल मेथड्स वी कैन यूज टू प्रेजेंट द डेटा. इधर दैट्स अ टेबल्स हैं, चार्ट्स हैं, डायग्राम्स हैं, फिगर्स हैं. सो ओवरऑल वी कैन कैटेगराइज ऑल दिस इनटू टू हेडिंग्स. वन इज टेबुलेशन, अनदर इज अ फिगर्स. ओके, प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे डेटा का? सो जब आप डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं, इधर यू प्रेजेंट बाय मेकिंग ए फ्रीक्वेंसी टेबल, जो हमने अभी भी पढ़ा है, और यू प्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ ए एनी काइंड ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन विद द फिगर्स एंड ऑल. कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. पहला, एक तो कंसाइज होना चाहिए. व्हेनेवर यू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इट शुड बी कंसाइज, क्योंकि आप बहुत ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन डालेंगे वहां पे. यू शुड बी रेलेवेंट, एडिक्वेटली, योर सब्जेक्ट शुड बी कवर्ड एडिक्वेटली. एंड इस तरीके से आप उसको उसमें यूज करें कि इट शुड एरोज द इंटरेस्ट. जब भी आप कोई चीज को प्रेजेंट करते हैं तो वो इस तरीके से प्रेजेंट होना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट आप एरोज करें. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि नॉर्मली आई एम नॉट फूडी, तो मुझे ना खाना ज़्यादा ऐसे, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ उसको लेके कि मुझे बाहर से वो खाना दे, खाना खिलाए और होटल्स में जाए, रेस्टोरेंट में जाए. बट एक बार क्या हुआ कि किसी ने मुझे खाने पे इनवाइट किया, और उन्होंने जब खाने को सर्व किया तो द वे दे हैव प्रेजेंटेड द फूड, उन्होंने पूरा बैग लिया, उसमें जो भी खाना था बहुत अच्छे से पैक किया हुआ था, उसमें नैपकिन्स रखे हुए थे, उसमें मतलब इस तरीके से उसको प्रेजेंट किया कि आपका इंटरेस्ट उसमें आ गया. तो प्रेजेंटेशन बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप रिसर्च के डेटा को प्रेजेंट करते हैं तो लोग, पीपल विल नॉट गो टू द टेक्स्ट व्हाट यू रिटन. पीपल विल मोर, they'll be more interested to see your data. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. आपकी रिसर्च के जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो आपके प्रेजेंटेशन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं. मीनिंगफुल होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए. डोंट पुट टू मेनी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स जो समझ ही ना आए. ओके, सो समझते हैं किस तरीके से हम इन चारों पॉइंट्स को मिल यूज कर सकते हैं, हाउ वी डू वी प्रेजेंट. सबसे पहले हम बात करें टेबल्स की. जो एक द फर्स्ट वे ऑफ प्रेजेंटेशन है टेबल्स. तो टेबल्स की मैंने आपको पहले ही बता दिया. अनग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल हो गई, ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल हो गई, और आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल हो गई. तो टेबल को प्रेजेंट कैसे करना है? तो पहली बात, तो टेबल के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं. एक तो टेबल में नंबर होना चाहिए, जैसे कि टैब 1, टैब 2, 3, मतलब टेबल शुड ऑलवेज बी गिवन ए नंबर. सेकंड, टेबल का टाइटल बहुत क्लियर होना चाहिए. ओके, जस्ट समटाइम यू राइट ओनली टेबल, नो, जैसे ये लिखूं ना मैं, टेबल 1, ये क्या है? कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ टेबल्स, ये होना चाहिए. टाइटल हो गया. हेडिंग्स, जो आपकी हेडिंग शुड बी रिटन इन ए सिंगुलर फॉर्म. फॉर एग्जांपल, गुड मस्ट बी यूज इंस्टेड ऑफ गुड्स. ओके, आपको जो हेडिंग्स होती है, आपकी हेडिंग मतलब आपकी चाहे रो हेडिंग हो जो रोज में आती है, चाहे आपकी कॉलम हेडिंग्स हो, जो यहाँ पे कॉलम हेडिंग आएंगी, यहाँ पे आपकी रो हेडिंग्स आएंगी, वो सिंगुलर में होनी चाहिए. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, द टाइटल मस्ट बी ब्रीफ एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. जैसे हमने लिया कंपोनेंट्स ऑफ टेबल, बहुत ही सिंपल हो, ब्रीफ हो, कंसाइज. द हेडिंग ऑफ द कॉलम एंड रो शुड बी वेरी क्लियर एंड कंसाइज. ठीक है, सो वहां पे आपको बहुत ही क्लियर, क्योंकि बहुत कम स्पेस मिलता है, राइटिंग टू मेनी थिंग्स विल नॉट बी गुड. सो इसको आप सिंपल रखें, थोड़ा रखें. क्रोनोलॉजिकली अरेंज होना चाहिए. द डेटा मस्ट बी प्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू द साइज और इंपॉर्टेंस, क्रोनोलॉजिकली और अल्फाबेटिकली. इस तरीके से प्रेजेंट करें. एक बार एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं. अब ये एक रिसर्च एग्जांपल है ये टेबल का. मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जितने भी एग्जांपल्स मैं अपने वीडियोस में यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, वो सारे ही एग्जांपल मेरी जो रिसर्च की टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक ऑफ नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, रिटन बाय डॉक्टर भरत पारिक एंड डॉक्टर रमन कालिया, उसमें से आप ही देख सकते हैं. जो भी एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे और आगे की वीडियोज में भी डिस्कस कर रहे हैं रिलेटेड टू एनी स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन, वो सब इसी बुक में से लिए गए हैं. सो जस्ट टू मेक आपकी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा ईजी करने के लिए हम लोग वहीं से एग्जांपल ले रहे हैं. अब बात करते हैं जो मैंने पॉइंट्स बताया आपको क्या कंपोनेंट्स है. देखिए आप,
पहली बात तो टेबल का नंबर होना चाहिए, तो देखिए टेबल नंबर दिया हुआ, दिस टेबल नंबर इज इन टेबल 6। फिर उसकी हेडिंग्स होनी चाहिए, लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म अमंग सर्वे पार्टिसिपेंट एज पर दिस टेबल हो गया। उसके बाद में इसकी हेड नोट भी है। हेड नोट मतलब किसका, ये पारिक बत्रा का कोई रिसर्च है 2017 का। एन लिखा है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट दे दिया, तो हेड नोट आ गया, टेबल नंबर आ गया, टाइटल आ गया। रो हेडिंग्स, रो हेडिंग्स ये आ गई आपकी। रो हेडिंग्स एज यू कैन सी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, टोटली सारी रो हेडिंग्स हो गई। कॉलम हेडिंग में स्टेट, सैंपल साइज, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड एरर, मीन परसेंटेज, एफ वैल्यू, एसआईजी वैल्यू, ये सारी आपकी कॉलम हेडिंग्स आ गई। उसके बाद में आपके फुट नोट्स आ गए। फुट नोट्स देखिए आप, फुट नोट सोर्स क्या है, ये कहाँ से लिया। अगर सोर्स की बात करें तो सोर्स, सॉरी, फुट नोट अलग है, सोर्स अलग है। सोर्स कहाँ से लिया, अगर कोई सोर्स होता, अगर आपकी टेबल खुद की है तो देयर इज नो नीड टू राइट एनीथिंग, बट लाइक इफ यू टेकन अ टेबल फ्रॉम सम नो स्टैंडर्ड सोर्स, लाइक डब्ल्यूएचओ से लिया है, यूनिसेफ से कोई टेबल आई है, तो फिर आप वहां पे उसका सोर्स भी डालेंगे। फिर आपका फुटनोट में अगर कोई स्पेसिफिक हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल हाईली सिग्निफिकेंट, जैसे ये जो यहाँ पे एस्टेरिस्क दिया है, ये इस तरह की डॉट थी, इसका क्या मतलब है, या जो यहाँ पे हमने ऐसी लिख दिया स्टैंडर्ड एरर, इसका मतलब ये होगा। एसडी का मतलब क्या होगा। तो अगर कोई एब्रीवेशंस आप यूज कर रहे हो अपने टेबल में, तो उसको आप एज बॉटम पे डिस्क्राइब करेंगे। कई बार क्या होता है कि आपने जैसे लेट से आपने इनकम बताई या आपने वेट बताया, तो उसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगी, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जैसे इनकम इन आरएस रुपीज, या इन डॉलर्स, या वेट इन केजीज, तो वो उस तरीके से आपको यहाँ पे एज अ फुट नोट डिस्क्राइब करना है। तो दैट इज टेबल मस्ट बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ टेबुलेशन। जब भी आप टेबल्स बनाएं तो क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करें। पहला तो कंपैरिजन, इफ एन नीड टू कंपेयर two rows or column arise, then these might be kept close to each other। अगर आप कोई कंपैरेटिव टेबल बना रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कंपैरिजन बनाया, देखिए मैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को कंपेयर कर रहा हूँ, तो मैंने इनको कंपैरिजन साइड बाय साइड रखा है, ठीक है। सो ये चीज दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंपैरिजन शुड बी कैपिटल। जैसे कि आप प्री टेस्ट करते हो ना, कई बार प्री टेस्ट हो गया, पोस्ट टेस्ट हो गया, तो आपको प्री और पोस्ट टेस्ट की दोनों की वैल्यू, सपोज ये आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, ये आपका कंट्रोल ग्रुप है, तो यहीं पे होना चाहिए। ओके, अल्टरनेटिव लोकेशन ऑफ द स्टेप, इफ द रो, स्टेप मतलब रो हेडिंग्स को बोलते हैं, इफ द रो इन द डेटा टेबल आर लेंथी, then the step can be placed on the right hand side of the table, always you keep that। size of the column इक्वल होना चाहिए, यूनिफॉर्म। कई बार क्या होता है ना कि एक कॉलम आपने इतना बना दिया, एक कॉलम आपने इतना बना दिया, तो कॉलम की साइज इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। एवरी टेबल शुड फैसिलिटेट इजी रेफरेंस, जब मैंने पहले ही आपको बताया, टेबल शुड ऑलवेज बी गिवन अ रेफरेंस, कि ये कहाँ से लिया है, किसका टेबल है, क्या रेफरेंस है, ऑल दैट। क्लियर एंड ब्रीफ, कॉलम हेडिंग एंड रो हेडिंग शुड बी क्लियर एंड ब्रीफ। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑलवेज, मैंने आपको पहले बताया, शुड बी मेंटेन्ड। सोर्स आपको डिस्क्राइब करना है। फिर थिक लाइन और थिन लाइन, कई बार क्या होता है कि देयर शुड बी अ थिक एंड थिन लाइन सेपरेटिंग द डेटा इन वन क्लास, डेटा फ्रॉम द अदर क्लास, एज यू कैन सी इन दिस टेबल। नॉर्मली तो आजकल टेबल जो बनाते हैं, या तो एक्सेल में बनेगी या फिर आपके सॉफ्टवेयर लाइक एसपीएस में बनेगी। तो अगर कोई बड़ा डेटा है, लाइक फॉर एग्जांपल मीन और मीडियन के बीच का डेटा है, तो ये थिन लाइन होगा, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन का थिक लाइन पे होगा। ओके, सो इस तरीके से आप थिक लाइन दे सकते हैं, ठीक है। So that is a one point। Then side by side, compare data should be kept side by side, मैंने आपको बता दिया। All column figures should be properly aligned, है ना। So proper alignment होना चाहिए सारे टेक्स्ट का, right alignment और left alignment और middle one that you can see। Avoid abbreviations, या टेबल में कोशिश करें एब्रीवेशंस को अवॉइड करें, और यू कैन ओनली यूज द स्टैंडर्ड एब्रीवेशंस, और उनको भी आप डिस्क्राइब करें एट द बॉटम एज ए लेजेंड्स और फुटनोट। वन टेबल वन पेज, हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे मैंने देखा है कि जब स्टूडेंट्स अपनी टेबल्स को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, तो व्हाट दे डू, क्योंकि लाइक यू आर डीलिंग विद 10 वेरिएबल, लेट्स से एग्जांपल, अब 10 वेरिएबल एक पेज में तो नहीं आने वाले, तो आप क्या करेंगे, वन पेज पे टेबल वन कर दिया और इसको आगे कंटिन्यू कर दिया टेबल पेज टू पे, पेज थ्री पे। प्लीज डोंट डू दैट, फॉलो वन टेबल वन पेज फॉर्मूला। लेट्स से 10 वेरिएबल है, ऑन अ पेज वन मेरे पास 4 वेरिएबल्स आ गए, तो इसको बोलूंगा मैं, टेबल का नंबर टेबल वन ए बोल दिया, फिर टेबल टू बी हो जाए, सॉरी टेबल वन बी हो जाएगा, फिर 3 वेरिएबल्स वहां डाल दो या 4 वेरिएबल वहां डाल दो। मतलब हर पेज के ऊपर आपकी टेबल का टाइटल जाना चाहिए।
You cannot carry forward the tables. Okay, that's the point. Then top to bottom, the data should be arranged vertically. Okay, ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है टॉप टू बॉटम. जैसे एज यू कैन सी इन दिस एग्जांपल, पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किया, धीरे धीरे वी आर गोइंग टू बॉटम. यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑलरेडी आपने बता दिया मैंने. सोर्स यू शुड ऑलवेज डिस्क्राइब. फुटनोट जरूर डालना है. इट शुड बी लॉजिकल एंड एक्यूरेट. सो जस्ट दीज आर द पॉइंट्स. नो ये मैंने आपको बता दिया. नो एडवांटेज क्या है इसका, टेबुलर प्रेजेंटेशन के क्या क्या एडवांटेज है. एक तो इजी टू प्रेजेंट होता है ना. बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स डेटा यू कैन डिस्क्राइब with a one table at a glance. So usually when you are presenting your research findings in some conferences or maybe in the form of some like paper presentation or poster presentation, so tables are very good. Then easy to analysis hota hai because tables mein all the data are kept side by side, so it become very easy to analysis. Okay, comparison become very easy and it's more economical. Like if you if you're writing 3 or 4 pages and the same data if you describe with a table, it's more economical in that way. So these are the advantage of a tabular presentation. अब आते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट पे. पहला हमने डिस्कस कर लिया presentation of data bit with tables. Now we'll talk about the presentation of data with drawings और इसे बोलते हैं figures. तो सेम ही प्रिंसिपल है यहाँ पे. जब आप फिगर्स बनाएंगे तो उसका भी टाइटल और सब टाइटल होना चाहिए. यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम लाइक टेबल. सुटेबल स्केल यूज करें. चूज द सुटेबल स्केल टू रिप्रेजेंट द डेटा. मतलब अगर आपका नॉमिनल स्केल है तो उस तरीके से आपको फिगर यूज करना है. लाइक फॉर एग्जांपल यू वांट टू डिस्क्राइब मेल एंड फीमेल, तो आप वहाँ पे बार डायग्राम यूज करेंगे. अगर आप किसी की एज को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो आप फिर वहाँ पे जाके हिस्टोग्राम यूज करेंगे. तो वो दैट विल स्टडी दैट ना. सुटेबल स्केल होना चाहिए. इंडेक्स इंक्लूड द ब्रीफ इंडेक्स. जैसे कई बार होता है ना, यू आर पुटिंग कलर्स, ये ग्रीन कलर का है या इसके अंदर डॉट डॉट है, इसके अंदर लाइंस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी इंडेक्स हमेशा साथ में आप बनाएं. Keep it very simple. Construct a drawing which even layman can understand that. Data source already मैंने बताया should always be described and should be very neat. Okay. So these are the some of the important principles. अब आते हैं presentation of data with presentation of quantitative data. यहाँ पे दो तरीके से हम इसको स्टडी कर सकते हैं. With figures for quantitative data, फिगर्स फॉर क्वालिटेटिव डेटा. तो पहले हम क्वांटिटेटिव डेटा की बात करते हैं. तो यहाँ पे हिस्टोग्राम हो गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो गया, लाइन ड्राइंग हो गई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और ओजी हो गया, और स्कैटर्ड और डॉट डायग्राम हो गए. सो लेट डिस्कस दिस वन बाय वन इन डिटेल. सबसे पहले हमारे पास आ गया हिस्टोग्राम. तो हिस्टोग्राम इज यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव डेटा. मतलब द डेटा मस्ट बी इन कॉन्टिन्यूस इन नेचर. एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, एज इज गिवन. So one side is you can say y-axis or x-axis. So you can draw very simply histogram. Okay, so as you can see the age 15, 20, 25, 30, 35, 40. ये कुछ इस तरह का टेबल बना होगा, जैसे कि 15, 20, 25, 30, 35. ये एक साइड में डेटा था. उनकी फ्रीक्वेंसी आई होगी ऐसे. फ्रीक्वेंसी इसका 05 था, देन इसका 10 था, देन इसका 15 है, 20, 25. ओके, सो हाउ इज गॉड. तो यहाँ तक ही है ये. तो इसको अब आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, एज यू कैन से एक साइड में हमने क्या किया, यहाँ पे हमारी सारी एज इन ईयर्स बता दी जितना साल पे है. तो हमने इस तरीके से डॉट बना के वी हैव डन दैट. ओके, सो एज यू कैन 0 से स्टार्ट कर लेंगे. 15, 20, 25, यहाँ बना लेते हैं 30, 35 एंड 40. एंड हियर विल गो एज यू कैन सी 0, और फिर हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी सारी. लाइक यू कैन गो लाइक 5, 10. ट्राई टू टेक ए इक्वल क्लास इंटरवल. ठीक है, 15, 20, 25, 30. अब फर्स्ट वैल्यू की अगर हम बात करें, जिसकी एज 15 है उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, तो यहाँ पे 15 और 5 यहाँ पे टिक मार्क कर लें और इस तरीके से आप यहाँ पे एक पिलर बना दें. फिर सेकंड जो वैल्यू आपकी जो 20 है उसका 10 है. तो अब यहाँ से इसको आप अलग पिलर नहीं बनाएंगे, आप 20 पे जाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे ये इस तरीके से आपने कर दिया. देन थर्ड वैल्यू दैट इज 25, 15 वैल्यू है. सो 25 की ये आपके पास में 25, ओके सॉरी 15 का कितना 10 ही है ना ये. तो
ये मैंने गलत कर दिया है, 1 सेकेंड। ओके, सो इसका 20 वाले का 10 है, सो 10 का मतलब इट विल गो हियर ओनली, ठीक है। फिर थर्ड इज 25, सो 25 15 है, सो विल गो हियर एंड 15। देन नेक्स्ट इज 15 के बाद में हमारा 20 आ गया, सो विल गो इन दैट वे। तो इस तरीके से हम इसको बना देंगे, ठीक है। हिस्टोग्राम की एक अच्छी जो हाउ टू आइडेंटिफाई हिस्टोग्राम एंड द बार डायग्राम में ऐसे होता है कि वहां पे जो पिलर्स होंगे ना उनके बीच में गैप होता है, देयर इज अ गैप बिटवीन द पिलर्स। हिस्टोग्राम में क्योंकि एज इट कॉन्टिन्यूस डेटा होता है तो इस कॉन्टिन्यूटी में ये इस तरीके से जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ द हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम के लिए क्वेश्चन बन सकता है, हिस्टोग्राम यूज टू डिस्क्राइब क्वांटिटेटिव डेटा एंड हाउ टू आइडेंटिफाई हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में कॉन्टिन्यूस डेटा होता है तो इसलिए देयर इज नो गैप बिटवीन द पिलर्स, ओके। वेयरएज जो आपका बार डायग्राम होता है इट लुक्स सिमिलर बट देयर इज गैप बिटवीन द पिलर्स एंड इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द कैटेगोरिकल डेटा। अब आते हैं अगले फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की बात करें। सेम एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल ले लें। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, जैसे कि मैंने ये एग्जांपल लिया तो इसकी मिडिल पॉइंट को अगर मैं इस तरीके से ये करूंगा, आई जस्ट फाइंड द मिडिल वैल्यू, और इसको एक मैं इस तरीके से इनको ऐसे कर दूंगा, देन दिस बिकम माई फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो पॉलीगन इज नथिंग, जस्ट फाइंडिंग द मिड पॉइंट ऑफ ऑल द पिलर्स, ओके, एंड जस्ट यू जॉइन विद दैट इज अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। देन आता लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम आपने क्रिकेट तो आप सब लोग देखते होंगे, तो वहां पे जब वो दो पर्टिकुलर टीम्स की रन रेट चल रही होती है तो वो कंपैरेटिवली लाइन डायग्राम से दिखाते हैं कि इतने आवर्स में इतना हो गया, एज यू कैन सी। तो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब द ट्रेंड्स or something, from last 20 years or for next many years, so in that way you can use the line diagram. तो line diagram as you can see, one side x axis पे आपको आपका वेरिएबल होगा और y axis पे आपकी फ्रीक्वेंसी होने वाली है। so as you can see, instead of making the pillars आप इसको इस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। तो यूजुअली जब आप दो से ज्यादा चीजों को कंपेयर करते हो या किसी एक चीज का भी ट्रेंड डिस्क्राइब करते हो तो यू कैन गो फॉर द लाइन डायग्राम। सो ड्राइंग अ लाइन डायग्राम इज वेरी, सो द नेक्स्ट presentation graphical presentation for quantitative data is a scattered or dot diagram, okay। तो ये क्या होता है, it is a graphical presentation used to show the nature of correlation between the two variables। so आने वाले lectures में हम discuss करेंगे correlation के बारे में, but correlation का मतलब when you have two variables and you are expecting some form of relationship among these variable, like example यहाँ पे दिया हुआ है height of father और height of son में क्या relationship होता है। so when you want to describe this kind of things you can use the scatter diagram, ठीक है। so example से समझते हैं इसको। तो यहाँ पे बाईवेरिएट है ये, so हम will take x और y axis, तो ये हमारा x, ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया। वन साइड पे विल से लाइक हाइट ऑफ फादर कर लेते, तो इसमें लोअर लिमिट है 65 से, तो 65 66 67 68 69 70 और ये 71 तक जा रही है। सेम वे हाइट ऑफ सन की बात करें तो ये हमारे पास आ रही है अगेन 67 से जा रही है, तो हम इसको 0 स्टार्ट कर, 0 फिर 67 68 69 70 तक है, ओके। तो ये एक्स और वाई एक्सिस। नाउ विल सी फर्स्ट हाइट ऑफ फादर एक्स एक्सिस दैट इज 65 और हाइट ऑफ सन के 67, तो 65 और 67 पे यहाँ पे एक डॉट बना देंगे हम लोग, ठीक है। देन सेकेंड इज 66 और 68, 66 ये हुआ और 68 ये हो गया, तो विल मेक वन अनदर डॉट हियर। देन थर्ड इज 67 एंड 64, तो 67 पे जाके ये वो 64 ही पूछ रहा है आपको, 64 तो आपका यहीं पे रह गया, तो आप यहाँ डॉट बना देंगे। देन 67 एंड 68, फिर अगेन 67 पे जाएंगे और 68, तो 68 पे यहाँ पे आपको डॉट बन जाएगी। फिर 69, सॉरी हाँ ठीक है, फिर 69 एंड 70, तो 69 पे जाएंगे एंड 70 यहाँ पे आएगा आपका, विल मेक वन डॉट हियर। देन 71 ये वाला एंड 69, सो यहाँ से 69 से आप ले लो। आपको कोई डॉट्स बनाने की जरूरत नहीं, जस्ट ओनली फॉर मी टू आइडेंटिफाई एज आई डू नॉट हैव अ स्केल विद मी, तो इस तरीके से आप कर देंगे।
तो आप देखेंगे आपकी डॉट्स बन गई, फिर आपने एक रेफरेंस लाइन ऐसे बना देनी है, एंड दिस रेफरेंस लाइन विल डिस्क्राइब कि आपका डेटा किस तरीके से बाईवेरिएट हो रहा है, कोरिलेट कर रहा है। ओके, अगर स्कैटर डायग्राम को कोरिलेशन में यूज करते हैं तो कुछ इस तरीके के डायग्राम बनते हैं। अगर आपकी सारी रेफरेंस लाइन, सारी डॉट्स आपकी रेफरेंस लाइन के ऐसे ऊपर की तरफ जाती है तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर इस तरीके से रेफरेंस इस तरीके से आ रही है, ऊपर से लेफ्ट से नीचे की तरफ आ रही है इस तरीके से, तो उसे बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। और डिटेल्स में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हमारा कोरिलेशन डिस्कस करेंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट दी हाउ टू प्रेजेंट डेटा विद quantitative man in a quantitative manner or for quantitative data। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया? वी हैव डिस्कस अबाउट हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, लाइन डायग्राम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और स्कैटर्ड। याद रहेगा आपको, क्वांटिटेटिव डेटा को प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 5 डिफरेंट टूल्स हैं जो यहाँ पे हमने बताए। अब हम बात करेंगे हाउ टू प्रेजेंट क्वालिटेटिव डेटा विद फिगर्स। सो अब हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। सबसे पहला जो ऑप्शन आता है दैट इज ए बार डायग्राम। बहुत ही सिंपल है बार डायग्राम बनाना। इट इज ए वेरी कन्वीनियंट ग्राफिकल डिवाइस दैट इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर डिस्प्लेइंग द नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि नॉमिनल डेटा जैसे कि आपने यू वांट टू डिस्क्राइब द फ्रीक्वेंसी ऑफ जेंडर वाइज, रिलीजन वाइज, सो जितने भी डेमोग्राफिक वेरिएबल्स आपके होते हैं उनके लिए वो नॉमिनल या ऑर्डिनल में होते हैं, उनके लिए यू कैन यूज दी बार डायग्राम। इट्स वेरी इजी मेथड एंड इट्स अ विजुअल कंपैरिजन भी आप कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड वर्सेस नंबर ऑफ स्टूडेंट पास, है ना। यू कैन आल्सो हैव कंपैरेटिव diagrams where you can compare the performance, like performance of male and female in different exams। so इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हैं। लेंथ ऑफ द बार ड्रॉ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, दोनों तरीके से आप वर्टिकल इस तरीके की बार्स भी बनाते हैं और आप इस तरीके की हॉरिजॉन्टल बार्स भी बना सकते हैं। ओके, सो डिपेंड ऑन दैट। तो तीन तरह के थ्री टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स वी हैव। वन इज अ सिंपल बार डायग्राम, देन वी हैव मल्टीपल बार डायग्राम एंड वी हैव प्रोपोर्शनल बार डायग्राम। ठीक है, तो सिंपल बार डायग्राम मतलब व्हेन वी टॉक अबाउट सिंपल टू वेरिएबल्स, लाइक एज आई से कि लेट्स से मेल एंड फीमेल, मेल फ्रीक्वेंसी इज 40, फीमेल्स आर 60। तो इस तरह का सिंपल डेटा है हमारे पास। या आप बोल सकते हो रिलीजन लाइक हिंदू, मुस्लिम, ओके, क्रिश्चियन, सिख, एंड देन देयर फ्रीक्वेंसी। जैसे मैंने बोला लेट्स से 20, 30, 60 and I say like 20। So in this condition what you do, you will have, you can draw your diagram। चलिए ड्रॉ करके देखते हैं कैसे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो you will take x और y here, okay, so you will describe like पहला या इधर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, we can start with 0, then 20, then we say 40, 60, 80, क्योंकि मैक्सिमम इतना ही है। सो पहला हमारा लेट्स से हिंदू हो गया, हिंदू आर 20, सो विल मेक वन पिलर, इट्स 20, यहाँ तक इसके कंपैरिजन में आ गया। देन मुस्लिम्स दे आर 30, सो समवेयर देयर, सो इस तरीके से विल डिस्क्राइब द मुस्लिम्स। देन क्रिश्चियंस दे आर 60, सो कुछ ऐसा वी कैन हैव दिस, एंड दे आर 20, 6 आर 20, तो विल मेक इट लाइक दिस। so this is an example of a simple bar diagram, okay, so different variables are expressed। so जैसा हमने देखा था ना कि हिस्टोग्राम में ये गैप नहीं होता था, तो यहाँ पे बार डायग्राम में हमेशा गैप होता है। व्हाई? बिकॉज वी आर डिस्क्राइबिंग ए सेपरेट वेरिएबल, है ना, और सारे कैटेगोरिकल वेरिएबल है। सो दैट इज अबाउट द सिंपल वन। व्हाट इज मल्टीपल डायग्राम? व्हेन यू डिस्क्राइब मोर देन वन वेरिएबल और कंपैरेटिव वेरिएबल्स। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जांपल। जैसे एग्जांपल लीजिए आप यहाँ पे, सो मेल एनरोल्ड इन बीएससी नर्सिंग कोर्स वर्सेस फीमेल एनरोल्ड इन बीएससी नर्सिंग कोर्स। सो यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, एक तो हो गया ईयर लाइक 17 to 18, और एक हो गया मेल वर्सेस फीमेल। so as you can see comparative evaluations are being done here, so that is a multiple bar diagram, simply you can draw। एक होता है proportional diagram। so what we do in proportional diagram, like there will be only one pillar and the pillar will have a different proportion, like as you can see the, let's say there is a two variables, one is a class like rich, middle and poor। again ये क्या है, categorical variable है, and where they are getting treatment, प्राइवेट हॉस्पिटल में कितने जा रहे हैं और गवर्नमेंट में कितने जा रहे हैं। तो रिच पीपल, एज यू कैन सी
टोटल 100 लोग गए, रिच पीपल, टोटल 100 पीपल वेंट टू दैट हॉस्पिटल, उसमें से 90 लोग वेंट टू प्राइवेट हॉस्पिटल जो रिच थे, और ओनली 10 पुअर पीपल वेंट टू द इन दिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। ओके, तो नॉर्मली इससे पता चल रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में रिच लोग ज़्यादा जाते हैं। सेम वे अगर आप पुअर कैटेगरी में देखें तो सिर्फ ओनली 20% थे जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, और मेजोरिटी जो थे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए। सो व्हेन ये पूरा एक वेरिएबल है और इसमें डिफरेंट प्रोपोर्शन है, लाइक टोटल एज यू कैन सी देयर आर 100 people from this poor category went to the hospital for treatment. Now we have to see which hospital they went, okay, what they have chosen, whether it's a private hospital or government. So this kind of bar diagram is known as a proportional bar diagram. ठीक है, तो तीन तरह के डायग्राम हो गए, सिंपल, मल्टीपल एंड प्रोपोर्शनल। ओके, so this another important point that we can discuss, comparison between histogram and bar diagram. So you remember that while studying the quantitative data प्रेजेंटेशन हमने बताया था हिस्टोग्राम के बारे में, और यहाँ पे हमने बात की बार डायग्राम के बारे में। मेनी टाइम स्टूडेंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू बिकॉज ग्राफिकली दोनों एक जैसे ही लगते हैं। तो देखिए क्या डिफरेंस है, पहला तो प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। हिस्टोग्राम डिस्क्राइब द क्वांटिटेटिव डेटा और ये डिस्क्राइब करता है क्वालिटेटिव डेटा को, ठीक है। इट इज प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, और ये डिस्क्रीट वेरिएबल को डिस्क्राइब करता है, कैटेगोरिकल को डिस्क्राइब करता है। स्पेस, बार टच ईच अदर, तो हिस्टोग्राम में आपको पता था इस तरीके से बार जो होते हैं एक दूसरे के साथ में ऐसे बनते हैं, और जो बार डायग्राम है उसके अंदर इस तरीके से पिलर्स बनते हैं जिसके बीच में गैप होता है। एलिमेंट्स आर ग्रुप टुगेदर एज दैट दे आर कंसिडर्ड एज अ रेंज, जैसे कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल में हमने बताया एलिमेंट्स आर टेकन एज अ इंडिविजुअल एंटाइटी, लाइक एज यू टेकन रिलीजन, हिंदू एक अलग एंटाइटी है, मुस्लिम एक अलग एंटाइटी, इन दैट वे। So that is a difference, basic difference in the histogram and the bar diagram. Now we'll move the another important measure, diagram used to describe qualitative data, that is a pie chart or pie diagram. It is also called as sector diagram. ये एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है पीएससी नर्सिंग में। सो इट इज़ वेरी यूजफुल पिक्टोरियल डिवाइस रिप्रेजेंटिंग, यहाँ पे जो सारी गेम है हमारी वो इस बात की है कि हम इस तरीके से 360 डिग्री पे इसको डिस्क्राइब करें। ओके, सो different variables, okay, whole area we just make a circle, and this circle represent, like as you all know, 360 degree. okay, upper वाला part हो गया is 180 and lower part is 180. अगर segment की बात करें तो 90 90 90 and 90, ठीक है। so how do we say calculation? class frequency, okay, divided total observation or total frequency multiply 360 डिग्री, तो आपकी कैलकुलेशन आ जाएगी। चलिए एग्जांपल के साथ में इसको समझते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल है डिस्ट्रीब्यूशन क्लास, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड एंड फोर्थ ईयर, टोटल 240 ऑब्जर्वेशन है, देयर आर 240 स्टूडेंट्स हैं। आउट ऑफ दैट 140 बिलोंग्स टू फर्स्ट ईयर, 64 बिलोंग्स टू सेकंड ईयर, 18 बिलोंग्स टू थर्ड ईयर एंड 10 बिलोंग टू फोर्थ ईयर। सो हाउ डू वी कैलकुलेट डिग्री? तो पहला जैसे बात करें हम लोग, यू जस्ट डू 148 डिवाइडेड 240 मल्टीप्लाई 360। तो जब आप ये डिग्री करेंगे तो आपको ये मिलेगा। ओके, परसेंटेज भी हम निकाल सकते हैं, तो वो तो दैट्स अ सिंपल फॉर्मूला है। वो कैसे निकालेंगे? हाउ वी गेट अ परसेंटेज? लाइक 148 डिवाइड 240 मल्टीप्लाई 100, तो फिर आपको ये वाली वैल्यू आ जाएगी। सो वंस यू गेट दैट, देन यू हैव टू मेक दिस सर्कल। ओके, एग्जाम में यू कैन जस्ट टेक योर डिवाइस फॉर दिस, अदरवाइज एग्जामिनर ज़्यादातर इस बात में इंटरेस्टेड होते हैं कि आपको ये कैलकुलेशन आती है या नहीं है। सो इन दिस पर्टिकुलर केस 220 डिग्री, तो मैंने आपको बताया था कि हमने चार बनाए, तो 180 डाउन एंड 180, तो 220 कितना होगा अगर आप देखें इसको? सो 180 इतना हो गया, तो ये कुछ इतना मेरे ख्याल से 222 तक जाएगा ना। सो ये कुछ इतना चला जाएगा। ओके, तो आगे हमने बनाया हुआ इस तरीके से, दिस इज द वन फर्स्ट ईयर 222 डिग्री, ठीक है। सो फिर 96, तो 90 इतना होता है, तो ये 96 कहीं पे यहाँ पे आ जाएगा। सो ये 96 आ गया, यहाँ पे पूरा एरिया 222 आ गया, फिर आपका 27 ये बच गया एरिया, इसमें 27 आएगा, मतलब ओवरऑल और 360 डिग्री यू डिस्क्राइब योर ऑल दी डायग्राम। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज दिस, यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला, क्लास फ्रीक्वेंसी
divided total observation multiply 360. Whatever degree you are getting, that degree you have to describe in this particular circle. Okay, that's about the pie diagram. Then another important measure is diagram used is a pictogram. Okay, picture diagram होता है, बहुत simple होता है, कोई graphical presentation है, कोई numerical नहीं है यहाँ पे. This method used to impress the frequency of occurrence of an event to common man. Okay, such as attack, death होता है ना, simple. जैसे as you can say, number of children that visited a library. Number of children जनवरी में ये इतना इतना. So one smiley equal to 10 children. ओके, और हाफ स्माइल इक्वल टू 5 चिल्ड्रन. तो दिस इज हाउ यू कैन डिस्क्राइब. तुम बता सकते हैं ना यहाँ पे 30 है, तो इट्स वेरी इजी टू डिस्क्राइब. दैट इज अ पिक्चर डायग्राम. देन मैप डायग्राम, ऑफ कोर्स आपने देखा होगा, इज अ मैप डायग्राम. यू डिस्क्राइब द थिंग्स विद अ मैप. एज यू कैन सी, लाइक इंडिया का मैप है, पॉलिटिकल मैप है, या कोई भी मैप होता है, तो दैट इज ऑल्सो द वे ऑफ यूजिंग दिस. सो दीज आर द वेरियस graphical presentation of qualitative data. So with that we complete this particular topic where we have discussed about frequency distribution. In that हमने discuss किया कि frequency distribution क्या होता है. हमने उसमें group frequency distribution, ungroup frequency distribution और cumulative frequency distribution के बारे में discuss किया. उसके बाद में हमने discuss किया tables के बारे में, tabular presentation. तो उसमें हमने principles of tables, components of table वो सारा discuss किया. उसके बाद में हमने कहा डिस्कस किया कि हाउ टू प्रेजेंट डेटा विद फिगर्स. तो फिगर्स में हमने दो तरीके से कैटेगराइज किया. प्रेजेंटेशन फॉर क्वांटिटेटिव डेटा, जिसमें हमारे पास मेजर जो टूल्स थे वो थे हिस्टोग्राम हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो गया, ऑल दिस. उसके बाद में हम आए क्वालिटेटिव प्रेजेंटेशन पे. सो क्वालिटेटिव डेटा प्रेजेंटेशन के लिए जो हमारे पास था, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास आया बार डायग्राम. उसके बाद में हमने डिस्कस किया पाई चार्ट के बारे में. बार डायग्राम को भी हमने मल्टीपल लेवल पे, लाइक सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम और प्रोपोर्शनल बार डायग्राम को डिस्कस किया. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव डिस्कस अनदर इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट वी कॉल ए पाई चार्ट. पाई चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको भी हमने डिस्कस किया. अपार्ट फ्रॉम दैट टू मोर इंपॉर्टेंट जो हमने डिस्कस, दैट इज ए पाईग्राम, सॉरी पिक्टोग्राम एंड द मैप डायग्राम. सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर. होप आपको ये पसंद आया होगा. अगर कुछ डाउट है तो प्लीज आप मुझे जरूर बताएं. थैंक यू सो मच. हेलो स्टूडेंट्स, अब बारी है आज के ज्ञान की. आज के ज्ञान में मैं थोड़ी सी बात करूंगा कम्युनिकेशन के बारे में. किसी को क्या पर्सनल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये नॉन थेराप्यूटिक है. आप जानते हैं कि किसी को पर्सनल क्वेश्चन पूछना अगर वो थेराप्यूटिकली जस्टिफाई नहीं होता है. जैसे मान लो मैं किसी को पूछना चाहता हूं कि आपका क्या रिलेशन है उसके साथ में, कि पर्टिकुलर पर्सन के साथ में, तो अगर तो ये क्वेश्चन आपके थेराप्यूटिक अलायंस में आता है, तब तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं. मतलब अगर आपको लगे कि इस क्वेश्चन को पूछने से पेशेंट को रिकवरी में हेल्प मिल सकती है, या आपके दोस्त को आप बेटर हेल्प कर सकते हैं इस क्वेश्चन को पूछने के लिए. अगर कोई भी पर्सनल क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए या गॉसिप क्रिएट करने के लिए, तो वो क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए. थैंक यू सो मच.